चलिए दोस्तों, आज के एपिसोड की शुरुआत करते हैं। उम्मीद है कि आपको शादी एक इश्क शुरत की कहानी पसंद आ रही होगी। अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं कि कहानी आपको कैसी लगी। और दोस्तों, बाकी कहानियों को भी अपना प्यार दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। CH 291 शादी ही नहीं करनी थी। ज्योति जो अपना सर पकड़ के बैठी थी, अचानक अंश की आवाज सुन के वो जल्दी से अपनी जगह पर खड़ी हो गई और एक नजर अंश को देख अपना सर झुका लेती है। ज्योति के ऐसे उठने पर जानवी एक नजर उसे देख अंश से बोली, हाँ अंश क्या हुआ? ओह भाभी ये रो रहा है, अंक आहान को जानवी की तरफ बढ़ा के बोला। जानवी आहा को अपनी गोद में लेकर उसे पुचकारने लगी। तभी अंश ज्योति की तरफ देखता है जो उसे नजर चुराने के लिए अपना सर झुका के खड़ी थी। वैसे अंश आज तुम ऑफिस क्यों नहीं गए? कहीं जा रहे हो क्या? जानवी अंश से बोली। नहीं भाभी, वो रात को आपकी देवरानी थोड़ी ज्यादा पी के घर वापस आई थी। उसे संभालते संभालते मैं रात भर ठीक से सो नहीं पाया, इसलिए सोचा आज घर पे रह के थोड़ा आराम कर लूं। फिर मुझे रात को एक बहुत जरूरी काम है, उसके लिए एनर्जेटिक रहना जरूरी है। अंश ज्योति की तरफ देखकर जानवी से बोला। आगे अंश के ऐसे बोलने पर ज्योति को पता नहीं, लेकिन बड़ा अजीब लगा, जैसे वो बात भले जानवी से कर रहा था लेकिन बता वो उसे रहा हो। अच्छा, ऐसा भी क्या काम है तुम्हें, जरा मुझे भी बताओ, जिसके लिए तुम्हें इतना एनर्जेटिक रहना जरूरी है? जानवी अंश से बोली। जानवी के ऐसे बोलने पर अंश हंस के बोला, वो क्या है न भाभी, वो काम थोड़ा पर्सनल और प्राइवेट है, वरना मैं आपको जरूर बताता नहीं बीबी। अंश एकदम से ज्योति की तरफ देखकर बोला। ज्योति जो अपना सर झुका के खड़ी थी, अंश के मुंह अचानक बीबी सुन के वो अपना सर उठा के चौंक के अंश की तरफ देखने लगी, जो स्माइल करते हुए उसकी तरफ ही देख रहा था। ज्योति को विश्वास नहीं हो रहा था कि अंश उसे बीबी बुला रहा है। चलो भाभी मैं चलता हूँ, आप बैठो, इतना बोल के अंश एक नजर ज्योति को देख मुस्कुरा के कमरे के बाहर चला गया। वही उसके जाते ही जानवी ज्योति की तरफ देखती है, जो अब भी शोक होके जाते हुए अंश की तरफ देख रही थी। गया। अचानक जानवी की आवाज सुन के ज्योति उसकी तरफ देखकर हूँ बोली। अंश गया और जिस तरह आज वो बात कर रहा था न, उसे तो लगता है कल रात तुम दोनों में उस सब के अलावा भी बहुत कुछ हुआ है। जभी तो देखो आज अंश कितना खुश दिख रहा है। जानवी ज्योति को सोफे पर बैठने का इशारा करके बोली। मेरे तो कुछ समझ नहीं आ रहा दी, मैं क्या करूं? मुझे अब खुद पर गुस्सा आ रहा है। मैंने क्यों कल ड्रिंक नामे वो ड्रिंक करती और ना ही मेरे साथ ये सब होता। ज्योति सोफे पर बैठ के बुरा सा मुंह बना के बोली। ज्योति, इसमें इतना छिड़ क्यों रही हो? तुम्हारे और अंश के बीच जो हुआ वो तुम दोनों पति पत्नी के बीच हुआ, इसमें इतना क्यों टेंशन ले रही हो? उल्टा मैं खुश हूँ तुम दोनों के लिए, जैसे भी हो अब तुम दोनों नॉर्मल कपल की तरह तो रहोगे। जानवी ज्योति को समझा के बोली। थोड़ी देर जानवी ज्योति को समझती है, ज्योति भी उसके समझाने पर अपना मन समझा लेती है और आहान को लेकर अपने कमरे में चली जाती है। अंश इस वक्त कमरे में नहीं था, वो स्टडी रूम में था। अंश को कमरे में ना पाकर ज्योति एक राहत की सांस लेती है, फिर जाके आहा को शिपर से दूध पिला के उसे अपने साथ बेड पार लेकर लेट गई और उसे थपकी देकर सुलाने लगी। दूसरी तरफ एक खंडहर सी जगह पर एक साथ 8 गाड़ियां आकर एक साथ रुकी। गाड़ियों के रुकने के बाद बीच की गाड़ी से रोकी, जल्दी से बाहर आया और पीछे जाके गाड़ी का डोर ओपन करता है, जिसपे अधीर अपनी शान से बाहर आया। गाड़ी के बाहर आकर अधीर अपने सामने बनी एक टूटी सी बिल्डिंग को देखता है, फिर तेज कदमों के साथ आगे बढ़ जाता है। अधीर के साथ उसके सभी बॉडी गार्ड्स भी उसके पीछे थे। अधीर जब उस बिल्डिंग के अंदर आया, वैसे ही उसके कानों में किसी की दर्द से कराने की आवाज पड़ी। उस आवाज को सुन के अधीर उस कमरे की तरफ बढ़ गया जहां से आवाज आ रही थी। अधीर जब उस कमरे में पहुंचा, उसने देखा सामने ध्रुव अपने हाथ में एक लोहे की रोड लिए खड़ा। उसने अपनी शर्ट को ऊपर तक फोल्ड किया हुआ था, साथ ही उसके बाल बिखरे, शर्ट के ऊपर के 2 बटन खुले। उसकी शर्ट पसीने से भीगी हुई उसकी बॉडी से चिपक रही थी, जिसे देखकर कोई भी बता सकता था कि ध्रुव काफी देर से यही है। ध्रुव को देखने के बाद
अधीर की नजर ध्रुव के सामने एक कुर्सी से बंधे इंसान पर पड़ी, जिसका सर झूल रहा था। उसकी बॉडी में जगह जगह से खून निकल रहा था। उस आदमी की हालत इस वक्त काफी खराब थी, जिसे देख अधीर समझ गया उसकी ये हालत उसके सामने खड़े ध्रुव ने की है। उस कमरे में किसी की आहट पाड़े ध्रुव अपना सर घुमा के डोर की तरफ देखता है, जहां अधीर खड़ा उसकी तरफ ही देख रहा था। अधीर आंखों से ध्रुव की तरफ इशारा करता है, जिसपे ध्रुव नामे सर हिला देता है, और अधीर हामे सर हिला के उस आदमी के सामने जाके खड़ा हो गया। अधीर उस आदमी को देखने के बाद अपना हाथ आगे बढ़ाता है, जिसे देख एक गार पानी से भरा जाग अधीर के हाथों में रख देता है, और अधीर जाग के पानी को एक साथ उस आदमी के चेहरे पर मारते हुए उसे होश में लाया। वो आदमी जो ध्रुव की मार खा के बेहोश हो चुका था, अचानक अपने चेहरे पर इतना ठंडा पानी पड़ते ही वो हड़बड़ा गया और जल्दी जल्दी सांस लेकर अपनी आंखें खोल के सामने देखने लगा। सामने देखते ही उस आदमी की आंखें बड़ी हो गई और वो धीरे से बोला, तुम लगता है मुझे बहुत अच्छे से जानते हो। अधीर उस आदमी की बात सुन अपने चेहरे पर एक टेढ़ी स्माइल आके बोला। अधीर की बात सुन वो आदमी डर से अपना स्लाइबा गटकता हाई और सहमी सी नजरों से अधीर को देखने लगा, और अधीर को देखने के बाद उसके पीछे खड़े ध्रुव कोट, जिसने उसकी मार मार के हालत खराब कर दी थी। उस आदमी को देखते हुए अधीर उसके सामने डली कुर्सी पर बैठते हुए बोला, लक्स। जी हाँ, ये वही लक्स है जो अधीर को मारना चाहता था, उसका राइट हैंड है। अधीर के मुंह अपना नाम सुन के लक्स डर के उसकी तरफ देखने लगा, क्योंकि जो इंसान रातों रातों उसके देश अमेरिका से उसे यहाँ इंडिया लाके उसकी ये हालत कर सकता है, उसके लिए उसे मारना कितना ही मुश्किल होगा। लक्स की आंखों में खुद को देखकर आए डर को भाप के अधीर मुस्कुराया और अपना हाथ वापस आगे बढ़ाता है। अधीर के वापस हाथ आगे बढ़ाने पर इस बार रोकी आगे बढ़ के उसके हाथ में एक गन रख देता है। वही अधीर के हाथों में गन देखकर तो लक्स का गला सूखने लगा। अधीर अपने हाथ में पकड़ी गन को लक्स की तरफ घुमाते हुए बोला, तुम्हें क्या लगा उस दिन जब तुम्हारे बॉस ने मुझे एक गोली मारी थी तो मेरी कहनी खत्म हो गई। इवन नहीं, वैसे तो मैं ये सारा मामला शांति से निपटाना चाहता था, लेकिन अपनी और मेरी दुश्मनी में उसने मेरे परिवार और मेरे अपनों को बीच में लाके बहुत बड़ी गलती कर दी। अब तुम मुझे अपने बॉस की हर एक चल के बारे में बताओगे वरना। इतना बोल के अधीर चुप हो वहा। तुम मुझे गन दिखा के डराना चाहते हो? तुम्हें क्या लगता है मैं गन देखकर डर जाऊंगा? तो तुमने बिल्कुल गलत सोचा, मैं मारना पसंद करूंगा, लेकिन अपने बॉस को कभी धोखा नहीं दूंगा, लक्स बोला। लक्स की बात सुन के अधीर एक नजर अपने पास खड़े ध्रुव को देखता है, फिर गन से अपने माथे पर खुजली करके बोला, मैं ये सब करना चाहता तो नहीं, लेकिन तुम मुझे ये करने पर मजबूर कर रहे हो। इतना बोल के अधीर रो की तरफ कुछ इशारा करता है, जिसे समझ रो की आगे बढ़ के अपने हाथ में पकड़े टेब में लक्स को कुछ दिखाने लगा। 11 उस टेब में देखते हुए लक्स की आंखें बड़ी हो गई और वो जल्दी से अधीर की तरफ देखता है, जो अपने होठों पर टेढ़ी स्माइल लेकर उसे ही देख रहा था। इन सब में मेरी बीबी और बच्चे की कोई गलती नहीं है, उन्हें तो मालूम भी नहीं मैं कि मैं क्या काम करता हूँ। प्लीज उन्हें जाने दो, तुम्हें जो करना है मेरे साथ करो, लेकिन प्लीज उन्हें छोड़ दो, लक्स रिक्वेस्टिंग टोन में बोला। गलती तो लिंडा की फैमिली की भी नहीं थी, तो फिर तुमने जो उनके साथ किया वही अगर मैं तुम्हारी फैमिली के साथ करूँ तो कैसा रहेगा? अधीर लक्स को देखकर सीरियस होके बोला। नो, तुम ऐसा नहीं कर सकते। अधीर की बात सुन के लक्स एकदम से चिल्ला के बोला, क्यों? अपनी फैमिली की बारी आई तो दर्द होने लगा, और दूसरे की फैमिली को पूरी तरह से खत्म करते वक्त थोड़ी सी दया नहीं आई? किसी पर ना सही, उस 2 साल की मासूम बच्ची पर तो रहम खाते। उसे तो ठीक से दुनिया की समझ तक नहीं आई थी, और तुमने उसे। इतना बोलते बोलते अधीर चुप हो गया और अपनी आंखें बांध करके खुद के गुस्से को शांत करने की कोशिश करने लगा। थोड़ी देर में अधीर अपनी आंखें बंद किए ही बोला, अपने बॉस को यहाँ बुलाओ। अधीर की बात सुन के लक्स उसकी तरफ देखने लगा, जिसपे अधीर अपनी आंखें खोल के गुस्से में उसे देखते हुए बोला, अपने बॉस को कैसे भी करके यहाँ इंडिया बुलाओ। अगर वो यहाँ आ गया तो ठीक, नहीं तुम अपनी फैमिली को भूल जाओ। इतना बोले अधीर बिना उसकी बात सुने उठ के कमरे के बाहर चला गया
उसके पीछे ध्रुव भी निकला गया। वही लक्स चिल्लाता रह गया कि उसकी फैमिली को छोड़ दो, सारी गलती उसकी है। इसकी फैमिली को कहाँ रखना है, उन्हें कैसा ट्रीटमेंट देना है। ध्रुव अधीर के साथ बाहर जाते हुए बोला, उन लोगों की इन सब में कोई गलती है नहीं है। जब तक सारा मामला सुलझ नहीं जाता उन्हें हमारे होटल के एक प्राइवेट रूम रखो, लेकिन इस बात का ध्यान रखना वो होटल से बाहर नहीं निकलनी चाहिए। अधीर ध्रुव के साथ गाड़ी में बैठते हुए बोला और ध्रुव उसकी बात सुनके हमें सर हिला देता है। थोड़ी देर में अधीर और ध्रुव साथ में अधीर के ऑफिस पहुंचे और दोनों अधीर के केबिन में जाके आपस में बातें करने लगे कि अंश की पॉकेट में रखा उसका फोन एकदम से बजन लगा। एक दो बार ध्रुव उसे इग्नोर मारता गई, लेकिन जब फोन लगातार बजे जा रहा था अंश अपना फोन बाहर निकाल के चेक करता है और फोन पर फ्लैश हो फरहे नाम को पढ़ते ही ध्रुव के चेहरे पर डर के भाव आ जाते हैं। अधीर ध्रुव के चेहरे पर आए भावों को देख लेता है लेकिन कुछ बोलता नहीं। वही ध्रुव अपना गला साफ करते हुए फोन उठा के जैसे है अपने कान पर रखा था। दूसरी तरफ से जानवी की गुस्से भरी आवाज उसके कानों में पड़ी। जानवी की गुस्से भरी आवाज कानों में पड़ते ही ध्रुव फोन को अपने कान से थोड़ा दूर करके अपना चेहरा बना के अपनी आंखें मिच लेता है। वही ध्रुव के सामने बैठा अधीर ध्रुव के ऐसे करने पर उसे देखने लगा। कुछ सेकंड बाद ध्रुव वापस अपने कान पर फोन लगा के बोला, मेरी बात तो सुनो, में एक इम्पोर्टेड नहीं सुननी में आपकी कोई बात। बीबी ये 2 दिन से गुस्सा है, लेकिन आप उसे मनाने की बजाय पता नहीं कहाँ बैठे हो। आप आज शाम को घर आओ, फिर बताती मैं आपको। ध्रुव अपनी पूरी बात कहे पाता उसे पहले ही जानवी गुस्से में चिल्लाई। जानवी के चिल्लाने पर ध्रुव बेचारी शकल बना के बोला, अब क्या बताना रह गया, मैं पिछले 2 दिनों से तो स्टडी रूम में सो रहा, अब क्या तुम मुझे वहां भी नहीं सोने दोगी? हाँ, आज मैं आपको कमरे के अंदर भी नहीं आने दूंगी। आपको मुझसे ज्यादा अपने काम से प्यार है ना, तो अब रहिए आप अपने काम में बिजी। आज के बाद मुझसे बात मत करना, आप भाड़ में जाओ। इतना बोल के जानवी सामने से फोन रख देती है। जानवी के फोन रखने पर ध्रुव अपना फोन टेबल पर रखते हुए अपना सर उठा के सामने बैठे अधीर की तरफ देखता है, जो दूसरी तरफ चेहरा किए अपनी कॉफी पीते हुए मुस्कुरा रहा था। अधीर की मुस्कान ध्रुव को चिढ़ाने वाली थी, जिसे देख ध्रुव अपनी आंखें छोटी करके बोला, तुम्हें बड़ी हंसी आ रही है। मैं कहाँ हंस रहा हूँ? ध्रुव की बात सुन अधीर उसकी तरफ देखते हुए बोला, तो मुस्कुरा क्यों रहे हो? ध्रुव वापस बोला, मैं कुछ सोच के मुस्कुरा रहा हूँ कि अंडरवर्ल्ड का एक खूंखार इंसान बाहर अपनी बीबी के सामने बोल भी नहीं पाता। अधीर की बात सुन ध्रुव उसे घूरता फिर अपनी शीट पर फैलते हुए बोला, अब क्या बताओ, तुम्हें जानवी भले बड़ी हो गई है, लेकिन वो अभी भी बच्चों जैसी हरकत करती है, उसे समझना चाहिए। यार मैं काम करता हूँ तो कभी कभी टाइम नहीं मिल पाता, बट नहीं, अगर उसने कह दिया उसके साथ टाइम स्पेंड करना तो करना। इसकी इन हरकतों को देखकर कभी कभी मन करता है कि मुझे कभी शादी ही नहीं करनी चाहिए थी। आराम से अकेला रहता, अपनी मर्जी का मलिक, जब चाहे घर आओ जाओ घूमो फिरो, कितना मस्त होता। ध्रुव अधीर की तरफ देखकर खुश होके बोला। ध्रुव की बात सुन अधीर हल्के हंसते हुए अपना सर हाँ में हिला देता है। तभी अधीर का फोन बजने अधीर अपना फोन चेक करता है, जिसपे अन्नो नंबर से कॉल आ रहा था। अधीर कॉल उठा के अपने कान से लगाता है और सामने वाले की बात सुन के वो एक नजर ध्रुव को देख उसकी तरफ फोन बढ़ा देता है। क्या? अधीर के फोन बढ़ाने पर ध्रुव बोला, तेरा कॉल है, एक बार बात कर। अधीर फोन देते हुए बोला। ध्रुव भी उसके हाथ से फोन लेकर जैसे ही कान पर लगाता है, एक बार फिर जानवी के चिल्लाने की आवाज ध्रुव के कानों में पड़ी, जो चिल्ला रही है, तुम आज रात घर वापस आओ। आज अगर मैंने तुम्हें उड़े दिल बेफिक्रे ना बना दिया तो मेरा नाम जानवी नहीं। शादी करके पछता रहे हो, शादी नहीं करनी थी, मर्जी के मालिक बना था, मस्ती ऐस। तुम घर बेटा, आज घर वापस आओ, आज तब बताऊंगी शादी करके कौन पछता रहा है। जान.कान जाननी जानब जानवी। जानवी की बात सुनते ही ध्रुव की तो जैसे सिट्टी पिटी गुल हो गई और वो जल्दी से अपने सामने रखे फोन को देखता है, जिसपे जानवी का कॉल अभी कटा नहीं था।
CH 292 आज के लिए कौन सा फ्लेवर लाऊं? ध्रुव की बात सुन अधीर हल्के हंसते हुए अपना सर हाँ में हिला देता है। तभी एकदम से अधीर का फोन बजने अधीर अपना फोन चेक करता है, जिसपे अन्नो नंबर से कॉल आ रहा था। अधीर कॉल उठा के अपने कान से लगाता है और सामने वाले की बात सुन के वो एक नज़र ध्रुव को देख उसकी तरफ फोन बढ़ा देता है। क्या? अधीर के फोन बढ़ाने पर ध्रुव बोला, तेरा कॉल है, एक बार बात कर। अधीर फोन देते हुए बोला। ध्रुव भी उसके हाथ से फोन लेकर जैसे ही कान पर लगाता है, एक बार फिर जानवी के चिल्लाने की आवाज ध्रुव के कानों में पड़ी, जो चिल्ला रही है, तुम आज रात घर वापस आओ। आज अगर मैंने तुम्हें उड़े दिल बेफिक्रे ना बना दिया तो मेरा नाम जानवी नहीं। शादी करके पछता रहे हो, शादी नहीं करनी थी, मर्जी के मालिक बना था मस्ती ऐस। तुम घर वापस आओ, आज तब बताऊंगी शादी करके कौन पछता रहा है। 11 जाजा जान .कान जाननी जानब जानबी। जानबी की बात सुनते ही ध्रुव की तो जैसे सिट्टी पिटी गुल हो गई और वो जल्दी से अपने सामने रखे फोन को देखता है, जिसपे जानबी का कॉल अभी कटा नहीं था। आगे जानबी का कॉल कटना देख ध्रुव जल्दी से अपनी आंखें मींच लेता है और जानबी को जैसे ही कुछ बोलने को हुआ, टू टू की आवाज उनके कानों में पड़ी। जानबी जानबी। ध्रुव कुछ बोल पाता उसे पहले फोन कट गया। ध्रुव एक गहरी सांस छोड़ के अपने सामने बैठे अधीर की तरफ देखकर जल्दी अपनी जगह से उठते हुए बोला, भाई मैं निकल रहा हूँ घर। अगर अभी घर नहीं गया तो तुम्हारी ये बहन पक्का मुझे डाइवोर्स देकर मुझे मेरे ही घर से निकाल देगी। इतना बोल के ध्रुव भाग के अधीर के केबिन से निकल गया। वही ध्रुव की बात सुन के अधीर हंस दिया। बालिया हाउस, अंश का कमरा। शाम के करीब 5 बजे ज्योति की नींद खुली। नींद खुलने के बाद ज्योति अपने पास लेटे आहान को देख मुस्कुराई और जैसे ही उठने को हुई वो अपनी जगह से उठ नहीं पाई। उल्टा उसे अपने ऊपर कुछ भारी भारी फील हुआ, जिसे महसूस करके ज्योति अपना सर घुमा के पीछे देखती है और पीछे देखते हैं ज्योति की आंखें बड़ी हो गई, क्योंकि उसके पीछे अंश उसे एकदम चिपके लेटा सो रहा था। उसका एक हाथ ज्योति को कमर पर कसा हुआ था, वही उसका एक पैर ज्योति के पैरों को अपने नीचे दबाए था। अंश का चेहरा भी ज्योति के बालों में छुपा हुआ था। अंश को इस तरह अपने करीब सोते देख ज्योति अपना स्लाइबा गटकती है और धीरे से अंश के हाथ और पैर को अपने ऊपर से हटाने की कोशिश करती है, लेकिन मजाल है ज्योति अंश के हाथ को हिला भी पाई हो। वही अंश जो सिर्फ नींद में होने का नाटक कर रहा था, ज्योति को अपना हाथ उठाते देख उसके चेहरे पर ना दिखने वाली स्माइल आ गई। ज्योति जो बार बार अंश के हाथ को हटाने की कोशिश कर रही थी लेकिन हटा नहीं पा रही थी, तभी अचानक अंश उसकी कमर पकड़ के उसे खुद से सटा लेता है और उसके गले के करीब अपना चेहरा ले जाके अपनी गर्म सांस उसकी गर्दन पर छोड़ते हुए धीरे से बोला, मुझसे दूर जाने की कोशिश करना भी मत। कल रात जो तुमने मेरे साथ किया है उसका हिसाब अभी बराबर नहीं हुआ। अंश की बात सुन ज्योति बेचारी सकला के उसकी तरफ देखती है, लेकिन वो तो अपनी आंखें बंद किए उसके गले को स्मेल कर रहा था। देखिए, दिखाओ, मैं तो कब से तैयार बैठा हूँ। वैसे भी कल रात लाइट बंद होने की वजह से मैंने सिर्फ उन्हें टच एंड किस किया था, ठीक से देख नहीं पाया वो किस कलर के थे। ज्योति के कुछ बोलने से पहले अंश शरारत से बोला। अंश की बात सुन ज्योति जल्दी से अपने गेल में डली चुन्नी को सही करते हुए बोली, मेरा वो मतलब नहीं था। कल रात हमारे बीच जो हुआ वो सिर्फ गलती से हुआ और आपने ही मुझसे कहा मैं या आप हम दोनों कभी एक दूसरे के करीब नहीं आएंगे। अब अपनी बात से मत पलटिए। ज्योति अभी इतना ही बोल पाई थी कि अंश जो उसके करीब लेटा था वो एकदम से उसके ऊपर आके ज्योति को अपने नीचे दबा के उसकी आंखों में आंखें डाल के बोला, मैं पलट रहा हूँ, उल्टा कि तुम पलट रही हो, वो भी कल रात की स्वाई जान के। काल रात में तुम्हारे करीब नहीं आया था, तुमने मेरे साथ जबरदस्ती की थी। मैंने तुम्हें कितना समझाया लेकिन नहीं। आई वांट यू, प्लीज लव मी, मुझे रिग्रेट करने पर मजबूर करिए अंश। कल रात अगर मैं तुम्हारी हरकतों की वीडियो बनाता तब मानती तुम, अंश बोला। अंश के ऐसे बोलने पर ज्योति रोनी सूरत बना के बोली, हो गई गलती, अब मैं कुछ कर तो नहीं सकती। कल रात हमारे बीच जो कुछ भी हुआ हो सपना समझ के भूल जाइए।
ना मैं प्रॉमिस करती हूँ। आज के बाद कभी ड्रिंक को हाथ नहीं लाऊंगी। भूल जाओ, ऐसे कैसे भूल जाओ? तुमने रात को सरेआम मेरे साथ जबरदस्ती करके मेरे साथ मैं कभी नहीं भूलूंगा कि मेरी बीबी ने नशे की हालत में मेरे साथ कैसा सलूक किया। अंश बोला। अंश की बात सुनके ज्योति अपना चेहरा झुका लेती है। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि वो अंश से कहे तो क्या कहे। दोनों के बीच जो हुआ तो कुछ गलत तो नहीं था, लेकिन उसमें दोनों की मर्जी की नहीं थी। ज्योति का चेहरा उतरते देख अंश वापस उसके मजे लेने के लिए बोला, अच्छा, अब जो हम दोनों के बीच हुआ उसे कोई बदल तो नहीं सकता, और जब हम दोनों में उस सब का रिश्ता बन ही गया तो हम अब नॉर्मल कपल की तरह रहा करेंगे। इसलिए आज रात को अपने डेली टाइम से थोड़ा जल्दी रूम में आ जाना। अंश के रूम में आ जाना वाली बात सुनके ज्योति की आंखें अचानक बड़ी बड़ी हो गई और वो अपनी आंखें फाड़े अपने ऊपर लेटे अंश को देखने लगी, जो उसे शरारत से भरी स्माइल पास करते हुए देख रहा था। अंश के इरादे ठीक ना देखकर ज्योति जल्दी से अपने दोनों हाथ उसके सीने पर टीका, उसे पीछे की तरफ धक्का देकर हकला के बोली, क्यों आओ मैं जल्दी कमरे में। मैं नहीं आऊंगी। ज्योति के ऐसे पूछने और धक्का देने पर अंश अब उस पे अपना वजन छोड़ते हुए उसके चेहरे की तरफ अपना चेहरा ले जाते हुए बोला कि उसे क्या मतलब है तुम्हारा? तुम इतनी भी छोटी नहीं कि मैं क्या बोल रहा हूँ। वो तुम समझ नहीं रही। अगर एक पति अपनी पत्नी को रात को कमरे में जल्दी बुला रहा है तो उसका क्या मतलब है? ऑफ कोर्स उसे उसके साथ वो सब करना होगा। अंश को अपनी बात का साफ साफ मतलब बताते देख ज्योति के तो कान लाल पड़ने लगे, और एक बार तो वो खुद को और अंश को वापस रात में उसे हालत में इमेजिन करके डर से ही अपना स्लाइबा गटक के अंश की बेचारी शकल के देखती है। लेकिन अंश वो तो आज ज्योति को परेशान के पूरे पूरे मूड में था। प्लीज मानती हूँ मेरी गलती थी, लेकिन इतना बोल के ज्योति चुप हो गई। उसे समझ ही नहीं आ रहा थी कि वो अंश से कहे तो क्या कहे। लेकिन बैकिन अब मुझे कुछ नहीं पता, फल चाकू पर गिरे या चाकू फल पर काटना तो फल को ही है, और वो फल में हूँ जिसके बस में अब कुछ नहीं। आज रात में तुम्हारे करीब आऊंगा जैसे तुम कल हक से मेरे ऊपर छड़ के अपना पत्नी होने का हक मांग रही थी। आज मेरी बारी। अंश की बात सुनके अब ज्योति कुछ नहीं बोल पाई और चुप हो गई। अंश की बातों से उसे ये समझ तो आ चुका था कि आज रात वो अंश के हाथों से नहीं बचने वाली, चाहे वो कितना रिक्वेस्ट कर ले। ज्योति अब अपने चेहरे पर बजरा बजा के अपनी नजरें झुका के धीरे से बस हाँ में सर हिला देती है। ज्योति के हाँ करने पर और उसकी शकल को देखकर अंश को हंसी तो बहुत जोर से आ रही, लेकिन फिलहाल वो चुप रहा और झुक के उसके गाल पर एकदम से किस करके बोला, गुड गर्ल। अंश के अचानक चुमने पर ज्योति अपनी नजर उठा के उसकी तरफ देखती है, जो स्माइल करते हुए उसे ही देख रहा था। ना जाने क्यों, लेकिन अंश के चेहरे पर बिखरी स्माइल को देखकर एक पल को ज्योति के होठ भी हिल गई और वो हल्के से मुस्कुरा दी, जो अंश नोटिस नहीं कर पाया। अब अगर आपने अपने मन की कर ली हो तो क्या आप हटोगे मुझे नीचे जाना? ज्योति अंश को अपने ऊपर से हटने को बोलती है। ज्योति की हटने वाली बात सुनके अंश कुछ पल उसके घेरे को देखने के बाद वापस बोला, मैं हट जाऊंगा, पहले मुझे ये बताओ आज रात के लिए मैं कौन सा फ्लेवर लेकर? आज चॉकलेट और स्वेरी ओरेंग एटसेट्रा। अंश की बात सुनके ज्योति उसे कंफ्यूजन से देखने लगी और न समझी से बोली, मुझे क्या पता आपको चॉकलेट पसंद है या फ्रूट्स आपको अपने लिए लो जाना है वो ले आना, मेरे लिए तो मोमोस लाना। ज्योति की बात सुनके अंश उसे कुछ देर अजीब नजरों से देखता है, फिर कुछ सोचते हुए एकदम से हंसते हुए बोला, वो क्या है ना, अभी मार्केट में मोमोज फ्लेवर का प्रोटेक्शन लॉन्च नहीं हुआ, लेकिन जिस दिन होगा न सबसे पहले मैं तुम्हारे लिए जरूर लाऊंगा। अंश हंसते हुए बोला। वही अंश की प्रोटेक्शन वाली बात सुनके अब कहीं जाके ज्योति को समझ आया कि अंश किस चीज के फ्लेवर के बारे में उसे पूछ रहा था, और अपना जवाब याद करके ज्योति का चेहरा तो बुरी तरफ से लाल पड़ गया, और ऊपर से अंश को अपने ऊपर हंसते देख ज्योति का मन तो कहीं जाके डूब मरने का था। अब वो ज्यादा अंश से बहस किए बगैर उसे एक तरफ धक्का देकर बेड पर गिरा देती है और खुद जल्दी जल्दी बेड से उठ के तेजी से कमरे के बाहर की तरफ भागी। वही अंश ज्योति के ऐसे भागने पर बेड पर लेट के जोर हंसने लगा। बेचारी ज्योति वो तो जल्दी जल्दी कमरे से बाहर निकल के खुद को कोसते हुए जा रही थी।
आखिर उसने अंश को मोमोज लाने को क्यों कहा? दूसरी तरफ जानवी का कमरा। जानवी इस वक्त कमरे में डले सोफे पर गुस्से में अपने दोनों हाथ बंधे बैठी थी। वही बेचारा ध्रुव वो जानवी के सामने अपने कान पकड़ के उठक बैठक लगा रहा था। वो पिछले आधे घंटे से उठ के बैठक लगा रहा था, लेकिन जानवी उसे तो जैसे ध्रुव से कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा हो। जान सॉरी ना में तो बस अधीर से माजक कर रहा था, मुझे थोड़ी मालूम थी तुम वो सब सुन लोगी। ध्रुव उठ के बैठक करते हुए बोला, सुन लूंगी से क्या मतलब है? अपने मेरे पीठ पीछे कहा कि आप शादी करके पछता रहे हो। शादी नहीं करनी थी, यहाँ वहाँ लकड़ियों के साथ मुंह मारने में ज्यादा मजा आता होगा। जानवी गुस्से में बोली, यार मैंने ये कब कहा कि लड़कियों के साथ घूमता? मैंने सिर्फ ये कहा था मजे करते घूमते फिरते। ध्रुव वापस बोला, हाँ तो शादी से पहले आपका घूमना फिरना मुझे सब पता है कि आप कहाँ और किसके साथ घूमने जाते हैं। ये भूलना मत, मुझे आपकी पहली काली करतूतों में बारे में सब पता है। तो मैं कहाँ मना कर रहा हूँ? हमें शादी से पहले काफी लड़कियों के साथ घुमा फिरा हूँ और साथ हमें वो सब भी हुआ है, लेकिन जब से तुम मेरी जिंदगी में आई थी तब से मैंने कभी किसी लड़की को आंख उठा के नहीं देखा। तो मैंने कब मना किया? देखिए और खूब मस्ती कीजिए, उनके साथ मेरा क्या है? मैं तो घर की मुर्गी डाल बराबर हो गई हूँ ना। अब आप मुझे टाइम देखते हो ना, मुझसे कभी प्यार से बात करते और मेरे साथ टाइम स्पेंड करते हो। आप बदल गए हो। जानवी अब अपनी आंखों से मोटे मोटे आंसू गिराते हुए बोली। जानवी के अचानक रोने पर ध्रुव जल्दी से उसके करीब जाते हुए उसके समाने अपने घुटनों के बल बैठ के प्यार से बोला, जान ऐसा नहीं, वो सब काम की वजह से थोड़ा स्ट्रेस रहता है, उस वजह से तुम्हें टाइम नहीं दे पा रहा। बस एक बार मेरा काम खत्म हो जाए फिर मैं दोनों एक लंबे से वेकेशन पर चलेंगे, ठीक है? इतना बोलते हुए ध्रुव जानवी का हाथ अपने हाथों में ले लेता है। मुझे नहीं जाना आपके साथ। जानवी अपना हाथ ध्रुव जे हाथ से झटक के छुड़ाते हुए और तेज रो के बोली, आप बदलते जा रहे हो। अब मैं आपको परेशान करने लगी हूँ। मैं बच्ची हूँ और हमेशा बचकानी हड़कते करती हूँ, तो फिर क्यों रात को मेरे करीब आते हो? जब जाने हो मैं बच्ची हूँ, पागल हूँ। जानवी बोली, यार जान तुम कहाँ की बात कहाँ लेकर जा रही हो? मैंने ये कब कहा तुम पागल हो? ध्रुव बोला, कहा नहीं, लेकिन आपके कहने का मतलब तो यही है। जानवी वापस बोली, यार तुम छोटी सी बात को कहाँ लेकर जा रही हो? मानता हूँ इन दिनों बिजी हूँ, तो तुम्हें भी थोड़ा समझना चाहिए। इस बार ध्रुव थोड़ा छिड़के बोला। ध्रुव के ऐसे बोलने पर जानवी, जो पहले ही बच्चों की तरह गला फाड़ के रो रही थी, उसका रोना और तेज हो गया। जानवी को अचानक इतना तेज रोते देख ध्रुव वापस उसे चुप करवाने लगा, लेकिन अब तो जानवी उसे खुद से हाथ तक नहीं लगाने दे रही थी। बेचारा ध्रुव, उसे तो समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर अब वो अपनी इस बीबी को मनाने के लिए करे तो क्या करे। काफी देर तक जानवी को प्यार समझाने के बाद भी जब जानवी नहीं मानी, तब आखिर में ध्रुव उसे एकदम से आगे बढ़ के उसे अपनी गोद में उठा लेता है और उसे बेड की तरफ ले जाते हुए बोला, अच्छा मेरी जान अब चुप हो जाओ, सारी गलती मेरी थी, मैं ही तुम्हें टाइम नहीं दे पा रहा था और मैंने जो तुम्हें कहा उसके लिए कान पकड़ के माफी मांगता हूँ। इतना बोलते हुए ध्रुव जानवी को बेड पर बैठा देता और खुद उसके पास बैठते हुए उसे अपने पैरों को बीच लेटा के उसके बालों में हाथ फेरते हुए प्यार से बोला, आई प्रोमिस कुछ दिनों में हम हमारे सेकंड हनीमून पर जाएंगे, वहां ना मेरा ऑफिस होगा और ना काम, सिर्फ तुम और मैं। ध्रुव की बात सुनके जानवी बिना कुछ कहे अपनी आंखें बंद कर लेती है और ध्रुव उसके कुछ ना बोलने पर बस अपना सर हिला के रह गया। CH 293 खुद जब मेरे करीब आते हो वो। बेचारा ध्रुव, उसे तो समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर अब वो अपनी इस बीबी को मनाने के लिए करे तो क्या करे। काफी देर तक जानवी को प्यार समझाने के बाद भी जब जानवी नहीं मानी, तब आखिर में ध्रुव उसे एकदम से आगे बढ़ के उसे अपनी गोद में उठा लेता है और उसे बेड की तरफ ले जाते हुए बोला, अच्छा मेरी जान अब चुप हो जाओ, सारी गलती मेरी थी, मैं ही तुम्हें टाइम नहीं दे पा रहा था। पीरी, मैंने जो तुम्हें कहा उसके लिए कान पकड़ के माफी मांगता हूँ। इतना बोलते हुए ध्रुव जानवी को बेड पर बैठा देता और खुद उसके पास बैठते हुए उसे अपने पैरों को बीच लेटा के उसके बालों में हाथ फेरते हुए प्यार से बोला, आई प्रोमिस कुछ दिनों में हम हमारे सेकंड हनीमून पर जाएंगे, वहां ना मेरा ऑफिस होगा
और ना काम सिर्फ तुम और मैं। ध्रुव की बात सुनके जानवी बिना कुछ कहे अपनी आंखें बंद कर लेती है और ध्रुव उसके कुछ ना बोलने पर बस अपना सर हिला के रह गया। आगे दूसरी तरफ कपूर हाउस में अधीर ऑफिस से वापस आके सीधा अपने कमरे में चला गया। अधीर जब कमरे में आया उसकी नजर श्रद्धीर और श्रेया पर पड़ी, जिसका श्रेया उसका डायपर बदल रही थी। अधीर रूम में आके अपना ऑफिस बैग टेबल रखने के बाद जाके पीछे से श्रेया को हग कर लेता है। अधीर के अचानक हग करने पर श्रेया के होठों पर स्माइल आ गई और वो श्रद्धीर तो तैयार करते हुए बोली, आ गए आप? तुम्हें बहुत मिस किया। अधीर श्रेया के गाल से अपना गाल टच करते हुए प्यार से बोला, अच्छा जी, तो फिर ऑफिस क्यों गए? आपकी तबीयत खराब है, डेली मेडिसिन खा रहे हो, फिर भी क्यों गए? श्रेया अब सीधी खड़ी होके अधीर की तरफ घूम के उसके गले में अपनी बाहों का हार डाल के बोली। अधीर श्रेया की कमर पर अपनी पकड़ बना के उसके माथे से अपना माथा सटा के बोला, जरूरी था वरना तुम्हें छोड़ के कहीं जाने का दिल कहाँ होता है मेरा। अधीर के ऐसे बोलने पर श्रेया मुस्कुराई, अधीर के गाल पर किस करके बोली, ओ मुझे मालूम है मेरा पति मुझसे बहुत प्यार करता है। इतना बोल के श्रेया के हाथ अधीर की शर्ट के बटन पर आके रुक गए और वो जैसे ही उसकी शर्ट के बटन खोलने को हुई अधीर एकदम से पीछे हट गया। अधीर के अचानक पीछे हटने पर श्रेया को बहुत अजीब लगा और वो अपनी नजरें उठा के अधीर की तरफ देखती है तो अधीर जल्दी बोला, वो मुझे अभी याद आया, मुझे एक बहुत इम्पोर्टेंट कॉल करना है। तुम एक काम करो, चिक्कू को लेकर नीचे जाओ, मैं कॉल करके और कपड़े बदल के नीचे आता हूँ। अधीर के ऐसे बोलने पर श्रेया को थोड़ा अजीब लगा क्योंकि अधीर के शब्द बोलते वक्त डगमगा रहे थे, लेकिन उस बात पर ज्यादा ध्यान न देते हुए श्रेया श्रद्धीर को लेकर कमरे से वली गई। उसके जाने के बाद के चेहरे पर उदासी छा गई क्योंकि उसने भी श्रेया के चेहरे पर आई उदासी देख ली थी। थोड़ी देर में अधीर कपड़े बदल के नीचे आया तो उसने देखा रोहन दादी की गोद में सर रखे लेटा था और उनसे बातें कर रहा था। अधीर भी जाकर दूसरी तरफ से दादी की गोद में अपना सर रख के लेट गया। अपने दोनों पोतों को अपनी गोद में लेटते देख दादी के चेहरे पर स्माइल आ गई और वो दोनों के सर पर हाथ फेरते हुए उनसे बातें करने लगी। वही रूही और श्रेया किचन से तीनों को देख मुस्कुरा दी। थोड़ी देर में खाना तैयार हो गया और सभी डाइनिंग टेबल पर आके अपनी अपनी जगह पर बैठ गए और हर रोज की तरह आज भी रेहान अधीर के पास अपनी बेबी शीट पर बैठा अधीर के हाथों से चावल खा रहा था। वही श्रद्धीर को उसे कोई खास फर्क नहीं पड़ रहा था, वो अपनी मम्मा के साथ खुश था। थोड़े देर में डिनर होने के बाद सभी अपने अपने कमरों में चले गए। श्रेया एक ट्रे में अधीर के लिए दूध लेकर कमरे में आई। आते ही उसकी नजर बेड पर लेटे अधीर और श्रद्धीर पर पड़ी। जहां अधीर फोन यूज कर रहा था वही श्रद्धीर सो चुका था। अधीर को देख श्रेया उसके पास जाकर उसे दूध का ग्लास देती है और खुद क्लोसेट में चली जाती है। करीब 10 मिनट बाद श्रेया अपना नाइट बियर पहन के बाहर आई और श्रद्धीर को बेड से क्रिडल में लेटा देती है और खुद बेड पर आके अधीर के पास लेटते हुए उसकी बाजू पर अपना सर टीका लेती है। श्रेया के अपने करीब आते ही अधीर अपना फोन बंद करके साइड टेबल पर रख देता है और अपना सर घुमा के अपने करीब लेटी श्रेया को देखकर बोला, क्या हुआ? अधीर के ऐसे पूछने पर श्रेया अपनी आंखें बंद करके ना में सर हिला देती है लेकिन कुछ बोलती नहीं। श्रेया के कुछ न बोलने पर अधीर उसकी तरफ थोड़ा टर हुआ और उसे अपनी बाहों के घेरे में भरते हुए धीरे बोला, नाराज हो? ओ। अधीर के हग करने पर श्रेया उसकी बाहों में समाते हुए बोली, नहीं। तो फिर ऐसे चुप चुप क्यों हो, वरना रूम में आते ही तुम्हारा मुझ पे चिल्लाना शुरू हो जाता था। अधीर हल्के से हंस के बोला। अधीर की बात सुनके भी श्रेया कुछ नहीं बोली। श्रेया के कुछ न बोलने पर अधीर को अजीब लगा। अब उसे रहा नहीं गया और वो अपनी जगह से उठ के बैठ गया और बेड पर लेटी श्रेया को देखने लगा जो आंखें बंद किए लेटी थी। बेबी। अधीर श्रेया का हाथ पकड़ते हुए धीरे से बोला, लेकिन श्रेया इस बार भी कुछ नहीं बोलती। श्रेया के कुछ ना बोलने पर अधीर श्रेया के चेहरे को गौर से देखने लगा। तभी उसकी नजर श्रेया की आंख से लुढ़कते एक आंसू पर पड़ी और उस आंसू को देखते ही अधीर की बाहें आपस में मिल गई।
वो अब श्रेया के करीब ठीक से बैठ के श्रेया को उठा के बैठा देता है, लेकिन श्रेया अब भी उसकी तरफ नहीं देख रही थी। श्रेया को अपनी तरफ ना देखता देख अधीर उसका चेहरा अपनी तरफ उठाता है और उसके घेरे को देखने लगा, लेकिन श्रेया अब भी आंखें बंद किए बैठी थी। बेबी, मुझसे कोई गलती हो गई क्या? प्लीज टेल मी, तुम ऐसे चुप क्यों? अगर मुझसे कोई गलती हो गई है तो सॉरी, लेकिन ऐसे चुप मत रहो, मुझसे बात करो, अधीर धीरे से बोला। अधीर के ऐसे बोलने पर श्रेया इस बार अपनी आंखें खोले के अपनी आंसुओं से भरी आंखों से सामने बैठे अधीर को देखती, फिर एकदम से आगे बढ़ के उसे गले लग के रोने लगी। श्रेया के अचानक रोने पर अधीर घबरा गया। उसे लग रहा था कि श्रेया को उसके अटैक के बारे पता चल गया। आप बदल गए हो? अधीर, जो अपनी अधेड़ बुन में था, अचानक श्रेया की आवाज उसके कानों में पड़ी और वो अपना सर घुमा के श्रेया को देखता हा, जो रोते हुए उसके गले से लटकी थी। क्या? अधीर बोला। आप बदल गए हो धीर जी, आप जब से अपने टूर से वापस आए हो, आपका बिहेव मेरे लिए बहुत बदल गया है। पहले जब मैं आपके करीब आती थी, आप मुझे खुद में समा लेते थे, लेकिन अब आप मुझसे दूर भाग जाते हो। मेरे रूम में आने से पहले सो जाते हैं और ना ही मेरे साथ टाइम स्पेंड करते हो। कहीं रोहन की बात सच तो नहीं? आपको बाहर कोई और? इतना बोल के श्रेया अधीर को और केस के गले लगा लेती है और रोने लगी। श्रेया की बात सुनके अधीर वो चौंक गया, क्योंकि उसने कभी सोचा नहीं था श्रेया से दूरी बनाना उस पे सकी उंगली उठवा देख। वो जल्दी से श्रेया को उसके शोल्डर्स की मदद से खुद से अलग करके उसके घेरे की तरफ देखता है, जो आंसू से भीगा हुआ था। क्या कहा तुमने? तुम रोहन की बातों में आके मुझ पे शक कर रही हो? सीरियसली बेबी, क्या सिर्फ इतना ही भरोसा था तुम्हें मुझ पे? अधीर श्रेया को देखते हुए बोला। 11। मुझे आप पर भरोसा है, लेकिन बाहर की लड़कियों पर नहीं। श्रेया अधीर के चेहरे की तरफ देख रोते हुए बोली। श्रेया की बात सुनके इस बार अधीर उसे अपने सीने से लगा के उसके बालों पर चूमते हुए बोला, बेबी, मैं कभी सपने में भी तुम्हें धोखा देने के बारे में नहीं सोच सकता। मेरी जिंदगी में तुम्हारे अलावा न कोई है और ना कभी होगी। 11। रहा तुम्हें साथ टाइम स्पेंड करने की बात, तो बीबी में कम में थोड़ा बिजी था और स्ट्रेस होने की वजह से और थके होने की वजह में रूम में आते ही सो जाता था। अधीर के कहे शब्द सुनके श्रेया अधीर से बिल्कुल चिपक गई और उसके गले में अपना चेहरा छुपाए रोने लगी। करीब 10 मिनट तक ऐसे ही बैठे रहने के बाद श्रेया, जो अधीर के गले लग के बैठी थी, उसके फील हुआ कि एक गर्म हाथ उसकी टी शर्ट के अंदर जाते हुए उसकी कमर पर घूम रहा था। ये महसूस करके श्रेया अपनी आंखें बंद कर लेती और वैसे ही अधीर के करीब बैठी रही। वही अधीर उसके हाथ श्रेया की कमर पर घूमते हुए उसके बॉडी पार्ट्स पर चलने लगे, साथ ही उसके होठ अब श्रेया की गर्दन पर चलने लगे। अधीर के होठों को अपनी गर्दन पर चलते महसूस करके श्रेया अपनी आंखें बंद किए अपनी गर्दन थोड़ी सी उठा देती है, जिसकी वजह से अधीर उसे ठीक से किस कर सके। कुछ सेकंड तक अधीर वैसे ही बैठे श्रेया की गार्डन पर अपनी सांसें फिराते हुए उसके गले को चूम रहा था, साथ ही अपने हाथों को उसकी बॉडी पर घुमाते हुए कभी कभी उसकी कमर पर अपनी पकड़ कस रहा था, जिसकी वजह से श्रेया को हकलासा दर्द हुआ और वो अपनी आंखें मिच लेती। थोड़ी देर तक वैसे ही बैठने के बाद अधीर श्रेया को अपने आगोश में लेकर धीरे से बेड पर गिर गया और टर्न होके वो श्रेया के ऊपर आते हुए उसके गले में अपना पूरा चेहरा छुपा लेता है। वही श्रेया अपनी आंखें बंद किए सिर्फ अपनी आंखें बंद करके अधीर के गेल में अपने दोनों हाथों का हार डाल देती है। वो अधीर के बालों में अपने हाथ चलाते हुए उसके होठों को अपने गले पर चलते महसूस कर रही थी। वही अधीर श्रेया के गले पर किस करते हुए अब थोड़ा ऊपर की तरफ बढ़ा और श्रेया के पूरे चेहरे को चूमते हुए अधीर आखिर में धीरे से श्रेया के होठों पर अपने होठों को रख देता है। अधीर के होठों को अपने होठों पर महसूस करके श्रेया अधीर के सर पर दबाव बनाते हुए उसकी किस को धीरे धीरे पैशनेट किस में बदलने लगी। वही अधीर श्रेया के ऐसे करने पर उसके मुंह में अपनी टंग को एंटर करके उसके होठों के साथ साथ उसकी टंग को पैशनेटली चूमने और सक करने लगा। करीब 10 मिनट की एक लांग और डीप किस के बाद
अधीर श्रेया के होठों से अपने होठों को दूर करते हुए वापस उकसे गले कॉलर बोन क्लीवेज और उसके सीने पर अपने होठों को फेरने लगा। साथ ही अधीर के हाथ अब श्रेया के कपड़े के अंदर जाके उसके कपड़े निकलाने की कोशिश कर रहे थे। अधीर श्रेया की बॉडी पार्ट्स को चूमते हुए धीरे से श्रेय के कपड़े निकल के बेड के नीचे गिरा देता है और कमरे की सारी लाइट बंद करके वो अपने कपड़े भी निकाल के श्रेया के ऊपर आ गया और दोनों के ऊपर ब्लैकेट डाल के वापस अपने होठों को श्रेय की बॉडी पर फिराने लगा। अधीर श्रेय की बॉडी पर किस करते हुए अपने हाथों से श्रेया के सेंसिटिव पार्ट्स को भी छू रहा था, जिसकी वजह से श्रेया अपनी आंखें नीचे अधीर के बालों में अपनी पकड़ कसे हुए थी। उसकी सांसें भारी हो चुकी थी। वही अधीर काफी देर तक श्रेया की बॉडी को चूमने के बाद वापस श्रेया के ऊपर आते हुए उसके चेहरे की तरफ देखकर धीरे से श्रेया में समा गया। अधीर के अपने करीब आते ही श्रेया के चेहरे पर दर्द की लकीर उभर आई, साथ ही उसकी पकड़ अधीर के शोल्डर पर कस गई। कुछ ही देर में श्रेया नॉर्मल हो गई और अधीर उसे अपने प्यार का एहसास करवाते हुए उसके होठों पर अपने होठों को रख के प्यार करने लगा। दूसरी तरफ बालिया हाउस ध्रुव का कमरा। रात के करीब 10 बज रहे थे और कमरे में ध्रुव अपना पिलो लेकर सोफे के सामने खड़ा था, जिसपे जानवी आराम से फेल के लेटी थी। ध्रुव एक नज़र जानवी को देखता है, फिर बेड की तरफ जो पूरी तरफ से पानी पानी होके रखा था। तो हुआ कुछ यूं था, थोड़ी देर पहले दोनों में झगड़ा हो गया और जानवी ने गुस्से में पूरे बेड पर बाल्टी भर के पानी उड़ेल दिया और खुद अपना पिलो और ब्लैंकेट लेकर सोफे पर लेट है। बेचारा ध्रुव अपनी जालिम बीबी को देख रहा था, जिसने सोफे पर 1 इंच भी जगह नहीं छोड़ी थी। ध्रुव फिर भी जबरदस्ती सोफे पर बैठने की कोशिश करता है, लेकिन जानवी ने उसे लात से धक्का देकर सोफे से गिरा दिया, जिसकी वजह से अब ध्रुव उसे घूर रहा था, लेकिन कुछ बोल नहीं रहा था। वही जानवी जो सोफे पर मुंह फूला के लेटी थी, वो बार बार अपनी आंखें खोल के उसकी तरफ देखकर खुश हो रही थी, लेकिन ध्रुव उसे देख नहीं पा रहा था। जानवी, यार कम से कम मुझे सोफे पर बैठने तो दो, पूरा बेड तुमने गीला कर दिया, अब मैं कहाँ जाऊं? ध्रुव बोला। जाइए अपने ऑफिस, यहाँ क्या कर रहे हो? जानवी आंखें बंद किए बोली। यार तुम बात बात पर ऑफिस को क्यों बीच में ले आती हो? काम नहीं करूंगा तो तुम्हारे शॉपिंग के खर्चे कैसे उठाऊंगा? ध्रुव मुंह बना के बोला। ध्रुव के ऐसे बोलने पर जानवी की बोहे तंग गई और वो अपनी आंखें खोल के उसे घूरते हुए बोली, मेरी शॉपिंग के खर्चे बढ़े, याद है आपको? और खुद जब मेरे करीब आते हो वो हाँ, तो हम हस्बैंड वाइफ है, तो तुम्हारे करीब नहीं आऊंगा तो किसके करीब जाऊंगा? ध्रुव सोफे पर बैठने की कोशिश करते हुए बोला, लेकिन जानवी वापस उसे सोफे से धक्का देकर नीचे गिराते हुए बोली, उसके लिए हम हस्बैंड वाइफ, फिर मैं खर्चे के लिए क्या पैसे पड़ोसी से मांगूं? जानवी के वापस धक्का देने पर ध्रुव सोफे से नीचे फर्श पर गिर गया। इस बार ध्रुव गुस्से में अपनी आंखें बंद करके एकदम से उठ के खड़ा हो गया और जानवी को मौका दिए बगैर वो आगे बढ़ के उसे अपनी गोद में उठा लेता है और उसे बेड की तरफ ले जाते हुए बोला, तुमने तो मैं अब बताऊंगा। CH 294, मिस्टर बालिया, आई नीड योर लव। जाइए अपने ऑफिस, यहाँ क्या कर रहे हो? जानवी आंखें बंद किए बोली। यार तुम बात बात पर ऑफिस को क्यों बीच में ले आती हो? काम नहीं करूंगा तो तुम्हारे शॉपिंग के खर्चे कैसे उठाऊंगा? ध्रुव मुंह बना के बोला। ध्रुव के ऐसे बोलने पर जानवी की बोहे तंग गई और वो अपनी आंखें खोल के उसे घूरते हुए बोली, मेरी शॉपिंग के खर्चे बढ़े, याद है आपको? और खुद जब मेरे करीब आते हो वो हाँ, तो हम हस्बैंड वाइफ है, तो तुम्हारे करीब नहीं आऊंगा तो किसके करीब जाऊंगा? ध्रुव सोफे पर बैठने की कोशिश करते हुए बोला, लेकिन जानवी वापस उसे सोफे से धक्का देकर नीचे गिराते हुए बोली, उसके लिए हम हस्बैंड वाइफ, फिर मैं खर्चे के लिए क्या पैसे पड़ोसी से मांगूं? जानवी के वापस धक्का देने पर ध्रुव सोफे से नीचे फर्श पर गिर गया। इस बार ध्रुव गुस्से में अपनी आंखें बंद करके एकदम से उठ के खड़ा हो गया और जानवी को मौका दिए बगैर वो आगे बढ़ के उसे अपनी गोद में उठा लेता है और उसे बेड की तरफ ले जाते हुए बोला, तुमने तो मैं अब बताऊंगा। आगे ध्रुव के अचानक अपनी गोद में उठाने पर जानवी उसकी पकड़ से निकलने की कोशिश करने लगी, छोड़िए मुझे।
जानवी ध्रुव के सीने पर अपने हाथों से मारते हुए बोली, लेकिन ध्रुव उसे अपनी गोद में उठा के सीधा ले जाके उस गीले बेड पर ले जाकर पटक देता है। ध्रुव के अचानक छोड़ने की वजह से जानवी की डर से निकल गई। वही ध्रुव जानवी को बेड पर पटकने के बाद खुद सामने कखड़ा होके अपनी टी शर्ट रिमूव कर देता है। जानवी जो बेड पर लेटी हुई थी, ध्रुव को अचानक गुस्से में आया देख और उसे उसकी टी शर्ट निकलाते देख वो डर से अपना स्लाइवा गटक के हकला के बोली दे देखिए मैं कुछ बोल नहीं रही, इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं कि आप कुछ भी करोगे। लेकिन ध्रुव जानवी की बात को इग्नोर करते हुए अपनी लोवर भी निकाल के फेंक देता है और एक झटके में बेड पर आते हुए जानवी को अपने नीचे दबा लेता है। ध्रुव को ऐसे बिना कपड़ों के अपने ऊपर आया देख जानवी इतना तो समझ गई कि आज ध्रुव उसे बिल्कुल छोड़ने वाला नहीं। वो जल्दी से ध्रुव के सीने पर अपने दोनों हाथ टीका के उसे पीछे की तरफ धक्का देते हुए बोली, ये आपा क्या कर रहे हो, हटिए मेरे ऊपर से। जानवी के ऐसे धक्का देने पर ध्रुव जानवी के हाथों को अपने हाथों में कस लेता है और उसके हाथों को उसके सर के ऊपर बेड में पूस करते हुए थोड़ी नाराजगी भरी आवाज में बोला, क्यों अब क्या हुआ, तुम ही बोल रही थी न मैं तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड नहीं करता, तुम पे बिल्कुल ध्यान नहीं देता। अब जब तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड कर रहा हूँ तो नाटक क्यों कर रही हो। टाइम स्पेंड करने का मेरा ये मतलब नहीं था। ध्रुव की बात सुन इस बार जानवी भी थोड़े गुस्से में बोली, तुम्हारा मतलब जो भी हो, मेरा मतलब तो यही था। उस दिन तुमने कहा था न, इतने दिनों की दूरी का हिसाब बराबर कौन करेगा, तो आज मैं पहले वही बराबर कर दो। इतना बोलते हुए ध्रुव गुस्से में आगे बढ़ के जैसे ही जानवी के होठों को अपने होठों से चूमने को हुआ, जानवी एकदम से अपना चेहरा फेर लेती है। जानवी के अचानक चेहरा फेरने पर ध्रुव जानवी के एक हाथ को छोड़ के अपने एक हाथ से उसके चेहरे को अपनी तरफ घुमा के नाराजगी से बोला, अब क्या हुआ, अब क्यों नाटक कर रही हो, जो तुम चाहती थी वो कर रहा हूं ना। ध्रुव के ऐसे अपना चेहरा घुमाने पर जानवी, जिसकी आंखों में नमी आ चुकी थी, वो अपना एक हाथ आगे बढ़ा के ध्रुव के हाथ को झटक के अपने चेहरे से दूर करते हुए गुस्से से ध्रुव की आंखों में आंखें डाल के बोली, आपका प्यार चाहती थी, जबरदस्ती नहीं। ये जो आप अभी मेरे साथ कर रहे हो, ये आपका प्यार नहीं, सिर्फ आपा का गुस्सा, इरिटेशन है, जो मेरी वजह से आपको हो रही है कि मैं आपसे नाराज क्यों हूँ। जानवी की बात सुन के ध्रुव जो गुस्से में था उसका गुस्सा थोड़ा कम हुआ और उसे रियलाइज हुआ कि वो गुस्से में जानवी के साथ क्या करने वाला था। हर बीबी को अपने पति से नाराज होने का हक है और आपका पति होने का हक था कि आप मुझे प्यार से मनाए, मेरे लिए एफर्ट्स उठाए। एक बार नहीं मानी तो दूसरी बार मनाते, दूसरी बार नहीं तो तीसरी बार एक बार प्यार से मनाने की कोशिश तो की होती। लेकिन आपने मेरे गुस्से को क्या समझा कि मैं सिर्फ आपके करीब से के लिए जाती हो। ये सब बोलते हुए जानवी की आंखों में रुकी नमी धीरे उसकी आंख से लुढ़क गई। जानवी की आंख से गिरते आंसू को देख ध्रुव को रियलाइज हुआ कि उसने गुस्से में जानवी से कुछ ज्यादा ही बोल दिया। ध्रुव अब जानवी की तरफ बेचारी शकल बना के देखने लगा। वहीं जानवी अब ध्रुव को अपने ऊपर से बेड पे दूसरी तरफ पुश करके उसे अपने ऊपर से हटा देती है और खुद अपने आंसू को साफ करके बेड से उठ के रूम की बालकनी की तरफ चली गई। जानवी के ऐसे जाने पर ध्रुव बेड पर उठ के बैठ गया और जाती हुई जानवी को देखने लगा। जानवी के जाने के बाद ध्रुव बेड से उठा और फर्श पर पड़ा अपना लोवर उठा के पहन लेता है। ध्रुव भी अब चल के बालकनी तक आया और बाहर खड़ी होके अपने आंसू पोंछ रही जानवी को देखने लगा। जानवी जो बाहर खड़ी आसमान को देखते हुए अपने आंसू पोंछ रही थी, तभी उसे अपनी कमर पर दो हाथ फिसलते हुए महसूस हुए। ये महसूस करके जानवी जो अपने दोनों हाथ बांधे खड़ी थी, ध्रुव के हाथों को अपनी कमर पर महसूस करके वो कुछ कहे बिना अपनी आंखें बंद कर लेती है। वही ध्रुव जो पीछे से जानवी के करीब होके उसकी कमर पर अपनी पकड़ बना के उसके कंधे पर अपना सर रख देता है और जानवी को पूरी तरह से अपने आगोश में लेते हुए ध्रुव धीरे से उसके कान के पास बोला, सॉरी। ध्रुव की सॉरी सुन के जानवी कुछ नहीं बोली, बस अपने होठों को बिंच लेती है। उसे बहुत तेज रोना आ रहा था, लेकिन वो खुद को रोने से रोक रही थी।
आई एम सॉरी जान, में ज्यादा रूड हो गया था। मुझे थोड़ा गुस्सा आ गया था, इसलिए तुम्हें वो सब बोल दिया। ध्रुव वापस बोला, आप सॉरी क्यों बोल रहे हो, आपकी क्या गलती? सारी गलती तो मेरी थी, जो मैं आपसे नाराज हो गई। मुझे क्या पता था अपने पति से उसका टाइम मांगना उसके लिए सिर्फ फिजिकल नीड्स होता है। इनफैक्ट आई एम सॉरी टू यू कि मैंने आपकी इतने दिनों से परेशान कर रही हूँ। जानवी की बात सुनके ध्रुव उसे अपनी बाहों में और कस लेता है और उसके गले में अपना चेहरा छुपा के वापस बोला, सॉरी डॉट। आईना, मैंने तुम्हें हार्ट किया है, उसके लिए तुम मुझे जो भी पनिशमेंट दोगी मुझे मंजूर होगी। ध्रुव की बात सुनके जानवी अपना चेहरा ऊपर की तरफ उठा के अपने आंसुओं को रोकने की कोशिश करते हुए नम सर हिला के बोली, में भाला, आपको क्या सजा दे सकती हूँ मैं? आपको खुद से दूर रहने को बोल नहीं सकती, आपको मार नहीं सकती, आपको कमरे के बाहर नहीं निकाल सकती, क्योंकि अगर मैं आपको कोई भी पनिशमेंट दूंगी तो आपसे ज्यादा तकलीफ मुझे होगी। जानवी की बात सुनके ध्रुव अपनी आंखें बंद करके अपनी गिलट भरी आवाज में बोला, सॉरी। ध्रुव की आवाज में गिलट महसूस करके जानवी की आंखों से आंसू बह रहे थे। थोड़ी देर तक वैसे ही खड़े रहने के बाद जानवी को अपने गले पर कुछ गिल महसूस हुआ। अपने गले पर कुछ गीला महसूस करके जानवी अपना सर घुमा के ध्रुव की तरफ देखती है, जो अपना चेहरा उसके गले में छुपा के खड़ा था। ध्रुव जी। जानवी धीरे से ध्रुव को बुलाती है, लेकिन ध्रुव जानवी के गले में अपना चेहरा छुपा के बिना कुछ कहे वैसे ही खड़ा रहा। ध्रुव को कुछ न बोलते देख जानवी अब ध्रुव की बाहों की कैद में थोड़ा टर्न हुई और ध्रुव जो अपना सर झुका खड़ा था, जानवी अपने हाथ आगे बढ़ा के ध्रुव के चेहरे को अपने हाथों में भर के उसका चेहरा उठा के अपने सामने करती है। ध्रुव जो अपना सर झुका के खड़ा था, जानवी के चेहरा उठाने पर जानवी की आंखों में वापस नमी आ गई, क्योंकि सामने ध्रुव को आंखों से आंसू गिर रहे थे। उसकी आंखों से आंसू लुढ़क के उसके गाल पर गिरे रहे थे। ध्रुव को रोते देख जानवी जल्दी से उसके घेरे को अपने हाथों में भरते हुए बोली, ध्रुव जी, आप रो क्यों रहे हो? जानवी के ऐसे पूछने पर ध्रुव आगे बढ़ के जानवी को अपनी बाहों में भर के उसके गले लग के रोते हुए बोला, आई एम सॉरी, मुझसे गलती हो गई, प्लीज मुझे माफ कर दो, मैं आगे से कभी ऐसा नहीं करूंगा। ध्रुव के अचानक गले लगने पर जानवी अपने हाथ उसकी पीठ पर कस देती है और उसे चुप करवाते हुए बोली, चुप चुप चुप। ध्रुव जी प्लीज चुप हो जाइए, आप रो क्यों रहे हो? हमेशा की तरह मुझे थोड़ा प्यार से माना लेते में मान जाती। जानवी के चुप करवाने पर ध्रुव कुछ नहीं बोलता और उसके गले लग के वैसे ही खड़ा रहा। वही जानवी ध्रुव की पीठ पर हाथ फेरते हुए उसे शांत करने की कोशिश कर रही थी। थोड़ी देर जानवी को महसूस हुआ कि ध्रुव अब शांत हो गया है। वो धीरे से ध्रुव को खुद से थोड़ा दूर करके उसके घेरे की तरफ देखती है, जो अपना सर झुका खड़ा था। जानवी अपना एक हाथ आगे बढ़ा के ध्रुव के चेहरे को ऊपर उठाती है और ध्रुव की आंखों में देखने की कोशिश करती है, लेकिन ध्रुव उसकी तरफ देख ही नहीं रहा था। ध्रुव जी मेरी तरफ देखिए डॉट। जानवी धीरे से बोली। जानवी के कहने के बाद भी ध्रुव जानवी की तरफ नजर उठा के नहीं देखता और वैसे ही चुप खड़ा रहा। थोड़ी देर तक जानवी ध्रुव को देखती है, वही ध्रुव वो अब भी अपना सर झुका के खड़ा था। ध्रुव को अपनी तरफ देखता न पाके जानवी धीरे से आगे बढ़ के ध्रुव के होठों पर अपने होठों को रख देती है। जानवी के अचानक किस करने पर ध्रुव अपनी आंखें बंद कर लेता है और लेकिन कोई मूवमेंट नहीं करता। वही जानवी ध्रुव के करीब होते हुए उसके कंधों पर अपने हाथ रख उसके एकदम करीब हो गई और उसके होठों पर किस करने लगी। जानवी ध्रुव को किस जरूर कर रही थी, लेकिन आज ध्रुव उसे किस नहीं कर रहा था। वो शांत खड़ा जानवी के होठों को अपने होठों पर चलते महसूस कर रहा था। वही जानवी जो इस उम्मीद में ध्रुव होठों को लगातार चूमे जा रही थी कि ध्रुव उसे किस बैक करेगा, लेकिन आज ध्रुव किस बैक करने को तैयार ही नहीं था। वो मूरत सा बनके खड़ा जानवी को उसके मन की करने दे रहा था। करीब 5 मिनट तक ध्रुव के होठों को चूमने के बाद जानवी धीरे ध्रुव के होठों से खुद के होठों को दूर करती है और ध्रुव के चेहरे की तरफ देखती है, जो अपनी आंखें बंद किए चुप खड़ा था। अब आप मुझे किस भी नहीं करोगे डॉट। जानवी ध्रुव को देखकर बोली।
जानवी की बात सुन के ध्रुव धीरे से अपनी आंखें खोल के अपने सामने खड़ी जानवी को देखता है, जो अब भी अपनी आंखों में नमी लेकर खड़ी थी। जानवी की आंखों में नमी देख ध्रुव की आंखों में भी वापस नमी आ गई और वो एक बार फिर जानवी को गले से लगा लेता है। ध्रुव के वापस गले गलाने पर जानवी भी ध्रुव की पीठ पर अपने हाथ कस देती है और उसे हग कर लेती है। करीब 5 मिनट वैसे ही खड़े रहने के बाद जानवी धीरे से ध्रुव से अलग हुई और ध्रुव का हाथ पकड़ के उसे अपने साथ कमरे में ले आई। जानवी के हाथ पकड़ के कमरे में लाने पर ध्रुव भी बिना कुछ कहे चुपचाप उसके पीछे चल दिया। जानवी ध्रुव को अपने साथ क्लोसेट में ले गई और उसे क्लोसेट के अंदर लाके जानवी उसे एक जगह छोड़ देती है और खुद आगे बढ़ते हुए अपने नाइट सूट के बटन खोलते हुए उसके निकाल के नीचे गिरा देती है। जानवी, जिसने अपने नाइट सूट के अंदर कुछ नहीं पहना था, जानवी के शूट निकालते ही उसकी गोरी बेदाग कोमल स्किन ध्रुव के सामने आ गई। ध्रुव, जो जानवी के पीछे खड़ा था, उसकी नजरें ना चाहते हुए भी जानवी की पतली कमर से होते हुए उसकी पीठ पे जाके अटक गई। जानवी नजरें टेढ़ी करके ध्रुव को देख रही थी। ध्रुव की अपनी तरफ एक टक देखता पाके वो धीरे से अपना पजामा भी निकाल देती है। इस वक्त जानवी ध्रुव के सामने बिना कपड़ों के खड़ी थी। ध्रुव, जो जानवी के साथ खड़ा था, उसकी हालत अब खराब हो रही थी। जानवी को देखते हुए अब उसे अपनी बॉडी में हो रहे बदलाव साफ साफ महसूस हो रहे थे। वही जानवी जो जानबूझ के ध्रुव के सामने ऐसे खड़ी थी ताकि ध्रुव उसके सामने एक कदम आगे बढ़ाए और उसके करीब आए, लेकिन आज ध्रुव अलग ही मोड में था। वो जानवी को अपने सामने ऐसे देखने के बाद भी अपनी जगह से नहीं हिला और वैसे ही खड़ा रहा। काफी देर तक ध्रुव की अपनी तरफ बढ़ते महसूस न करके जानवी अब ध्रुव की तरफ पलट गई और वैसे ही ध्रुव के सामने बहुत साइडेक्टिव वे में चल के ध्रुव के करीब आके खड़ी हो गई और धीरे से अपना एक हाथ आगे बढ़ा के ध्रुव के हाथ को पकड़ अपनी कमर पर रख देती है। जानवी के ऐसे करने पर ध्रुव अपना हाथ पीछे खींचने की कोशिश करता है, लेकिन जानवी उसके को कस के पकड़ते हुए ध्रुव के करीब हो गई और उसके करीब जाते हुए धीरे से बोली, मिस्टर बालिया, आई नीड योर लव, प्लीज लव मी। इतना बोल के जानवी वापस ध्रुव के होठों पर अपने होठों को रख देती है। ध्रुव, जो काफी देर से खुद को कंट्रोल कर रहा था, जानवी के इस मूव से उसका कंट्रोल उसके हाथ से रेत की तरह छूटता गया और उसकी पकड़ जानवी की कमर पर कसती चली गई। करीब 15 मिनट की किस के बाद जानवी ध्रुव को क्लोसेट में रखे सोफे पर धक्का देकर गिरा देती है और खुद उसके ऊपर आके उसे किस करने लगी और थोड़ी ही देर में उस क्लोसेट से जानवी और ध्रुव की सेंसिटिव आवाजें कमरे में गूंजने लगी। CH 295 ज्योति ने किया अंश को घायल। काफी देर तक ध्रुव की अपनी तरफ बढ़ते महसूस न करके जानवी अब ध्रुव की तरफ पलट गई और वैसे ही ध्रुव के सामने बहुत साइडेक्टिव वे में चल के ध्रुव के करीब आके खड़ी हो गई और धीरे से अपना एक हाथ आगे बढ़ा के ध्रुव के हाथ को पकड़ अपनी कमर पर रख देती है। जानवी के ऐसे करने पर ध्रुव अपना हाथ पीछे खींचने की कोशिश करता है, लेकिन जानवी उसके को कस के पकड़ते हुए ध्रुव के करीब हो गई और उसके करीब जाते हुए धीरे से बोली, मिस्टर बालिया, आई नीड योर लव, प्लीज लव मी। इतना बोल के जानवी वापस ध्रुव के होठों पर अपने होठों को रख देती है। ध्रुव, जो काफी देर से खुद को कंट्रोल कर रहा था, जानवी के इस मूव से उसका कंट्रोल उसके हाथ से रेत की तरह छूटता गया और उसकी पकड़ जानवी की कमर पर कसती चली गई। करीब 15 मिनट की किस के बाद जानवी ध्रुव को क्लोसेट में रखे सोफे पर धक्का देकर गिरा देती है और खुद उसके ऊपर आके उसे किस करने लगी और थोड़ी ही देर में उस क्लोसेट से जानवी और ध्रुव की सेंसिटिव आवाजें कमरे में गूंजने लगी। आगे दूसरी तरफ अंश के कमरे में अगल ही माहौल हो रहा था। उस वक्त अंश शर्ट लेस बेड पर ज्योति के ऊपर झुका हुआ था। वही बेचारी ज्योति, जिसके दोनों हाथ अंश में अपने हाथों में पकड़ के उसके सर के ऊपर टीका दिए, क्योंकि ज्योति उसे खुद से दूर धक्का दे रही थी। मैंने कहा, हटिए, आप बहुत गंदे हो। जानवी अपने हाथों को अंश के हाथों से छुड़ाने की कोशिश करते हुए बोली, क्यों छोड़ दूं? कल रात जब मैं तुम्हें खुद को छोड़ने को बोल रहा था, तुमने मुझे छोड़ा, और अब इतना क्यों शर्मा रही हो?
हम दोनों में कल भी वो सब हुआ तो आज हो जाएगा तो क्या प्रॉब्लम है? अंश ज्योति के चेहरे के करीब अपना चेहरा ले जाते हुए बोला, कल जो हुआ दोनों की मर्जी से हुआ था और मैं नशे में थी, तो आज आप मेरे साथ वापस वो नहीं कर सकते। इस बार ज्योति थोड़ी नाराजगी से बोली, ओहो, और जब कल रात में तुम्हें मना कर रहा था, लेकिन तुमने फिर भी मुझे वो करने पर मजबूर किया जो मैं नहीं करना चाहता था। कल मेरी मर्जी से नहीं हुआ अजा, तुम्हारी मर्जी से नहीं होगा, जिसे दोनों का हिसाब बराबर। अंश बोला। अंश की बात सुनके ज्योति को तो डर लगने लगा, क्योंकि अंश जिस तरह उसके साथ बिहेव कर रहा था, उसे पक्का लग रहा कि अंश आज उसके साथ फिजिकल होके ही रहेगा। वही अंश ज्योति के चेहरे पर आए डर के भावों को देखकर खुश हो रहा था। वो अपना थोड़ा सा बेट ज्योति के ऊपर छोड़ते हुए उसके ज्योति की तरफ झुकने लगा। वही ज्योति जो अंश को देख रही थी, अंश को अपनी तरफ झुकाता देख वो अपने हाथ अंश के हाथों से छुड़ाने की कोशिश करती है, लेकिन अंश उसके हाथ नहीं छोड़ता, उल्टा उसके और करीब जाता जा रहा था। ज्योति अपनी तरफ बढ़ते अंश को कुछ पल देखती है, तभी एक तेज एह की आवाज के साथ अंश एकदम से झटपटाते हुए ज्योति के ऊपर से बेड पर दूसरी तरफ गिर गया और जल्दी से उन्हें दोनों हाथों को आगे बढ़ा के अपने प्राइवेट पार्ट पर रख के दर्द से कराने लगा। वही ज्योति जो बेड पर अंश के नीचे दबी हुई थी, उसका एक घुटना ऊपर की तरफ उठा हुआ था, जिसका साफ साफ मतलब था कि ज्योति ने अंश के बॉडी पार्ट पर अपना घुटना मार दिया, जिसकी वजह से अंश दर्द से कराते हुए बेड पर दूसरी तरफ गिर गया। अंश के अपने ऊपर से हटते ही ज्योति जल्दी से बेड से उठ के खड़ी हो है और अपनी चुन्नी ठीक करते हुए डरी सहमी नजरों से अंश को देखने लगी, जो बेड पर रॉकिंग रोल बन रहा था। अंश अपने दोनों हाथों को अपने पैरों को बीच फंसा के इधर उधर रोल हो रहा था, साथ में उसकी दर्द भरी शिस्की निकल रही थी। ज्योति बेड के पास खड़ी अंश को ही काफी देर तक देखती है। अंश जो दर्द के मारे बेड पर लेट अब गहरी गहरी सांसें भरते हुए खुद के दर्द को कम करने की कोशिश कर रहा था, उसका पूरा चेहरा दर्द की वजह से लाल पड़ चुका रहा, साथ ही उसके चेहरे पर पसीने की बूंदें नजर आ रही थी, जिसे साफ पता चल रहा था कि उसे कितना दर्द हो रहा है। अंश की हालत इस वक्त बहुत खराब दिख रही थी। ज्योति तो अंश को इस हालत में देखकर डर गई। उसे डर था कि कहीं अब अंश गुस्से में आके उसके साथ कुछ गलत ना कर दे, लेकिन फिर भी अंश की हालत देखकर ज्योति अपनी पूरी हिम्मत बटोर के धीरे से अंश के पास जाकर हकला के बोली, अंश जी की क्या आप ठीक हो? इतना बोलते हुए ज्योति अंश के कंधे पर अपना हाथ रखती है। अंश जो दर्द से तड़प रहा था, ज्योति के हाथ को अपने कंधे पर महसूस करके अंश गुस्से में उसका हाथ अपने कंधे से झटक देता है और बेड पर रखे पिलोस पर अपनी पकड़ कसते हुए गुस्से में उन्हें बेड नीचे फेंक देता है। अंश की हालत इस वक्त बीन पानी मछली जैसी हो चुकी थी, जहां उसे दर्द तो बहुत हो रहा था, लेकिन वो ज्योति से कुछ बोल नहीं रहा था। वही अंश के ऐसे हाथ झटकने पर ज्योति चुप हो गई। वो समझ गई उसने अंश को खुद से दूर करने के चक्कर में उसके बॉडी पार्ट पर कुछ ज्यादा ही जोर से अपना घूंटना दे मारा, जिसकी वजह से अंश दर्द को इतना तड़प रहा है। अंश जिसके चेहरे पर दर्द के भाव के साथ साथ अब रोने जैसे भाव भी दिखने लगे थे। जीने देख ज्योति अब ज्यादा न सोचते हुए जल्दी से अंश के करीब जाके बोली, अंश जी आपको ज्यादा दर्द हो रहा है तो हम हॉस्पिटल चले क्या? तुम दूर रहो मुझसे, मुझे तुम्हारे साथ कहीं नहीं जाना। अंश दर्द से अपनी आंखें मीचे गुस्से में बोला, सॉरी, मुझे नहीं मालूम था आपको इतनी जोर से लग जाएगी, मैंने धीरे से दिया था, मुझे थोड़ी पता था आपके इतनी जोर से लाग जाएगी। इस बार ज्योति गिल्ट से बोली 11। अंश उसका ध्यान न ज्योति पर था न उसकी बातों पर। वो दर्द से तड़पते हुए बार बार अपनी कमर को उठा रहा था। उसे समझ ही नहीं आ रहा कि वो अपने दर्द को कम करने के लिए करे तो क्या करे। ज्योति जो अंश के पास बैठी थी, वो काफी देर तक अंश को देखती उसका दर्द कम होने का नाम ही नहीं ले रहा था। थोड़ी देर अंश को देखने के बाद ज्योति जल्दी से उठ के टेबल पर रखे अपने फोन को उठाती है और नेहा को कॉल मिलाती है, क्योंकि उसे मालूम था नेहा डॉ है। 2-3 रिंग हो गए ही सामने से कॉल उठ गया और नेहा की आवाज ज्योति के कानों में पड़ी, क्या बात है न्यूली वेड्स, मुझे रात के 10 बजे कॉल कर रहे हैं,
कोई प्रॉब्लम है क्या? कोई पोजीशन समझ नहीं आ रही, नेहा हंस के बोली। नेहा की बात सुने ज्योति की तो कुछ बोलने से पहले ही बोलती बंद हो गई, लेकिन फिर भी हिम्मत करके वो धीरे से बोली, दी वो मुझे आपसे एक हेल्प चाहिए। हाँ कहो न, क्या मदद चाहिए? नेहा बोली। वो अगर किसी के लग जाए तो क्या करना चाहिए? ज्योति टूटे फूटे शब्दों में बोली। क्या क्या लग जाती है? मेरी कुछ समझ नहीं आया, दोबारा बोलना, नेहा बोली। वो बॉडी में लग जाए तो दर्द कैसे कम होगा? ज्योति वापस बोली। ज्योति तुम क्या बोल रही हो? मेरी कुछ समझ नहीं आ रहा, साफ साफ बताओ ना। किसको कहा? क्या लगी है? नेहा ज्योति की बात को ना समझ के बोली। नेहा की बात सुनके इस बार ज्योति थोड़ी हिम्मत बटोर के धीरे से बोली, वो अगर किसी मेल के उसके प्राइवेट पार्ट पर किसी चीज से जोर से लग गई हो और वो दर्द से तड़प रहा हो तो उसका दर्द कम करने के लिए क्या करना चाहिए? इतना बोल के ज्योति चुप हो गई, लेकिन इस बीच उसके कान जरूर लाल पड़ चुके थे। वहीं नेहा ज्योति की बात सुनके पहले कुछ नहीं बोलती, फिर एकदम हंसते हुए बोली, कमाल है, दोनों भाइयों की किस्मत एक जैसी है। एक बार जानवी ने ध्रुव को भी वहां घायल कर दिया था और तुमने बेचारे अंश को इतना बोल के नेहा हंसने लगी। वही ज्योति नेहा की बात सुनके अपनी आंखें मींच लेती है। थोड़ी देर हंसने के बाद नेहा उसे अंश को कैसे लगी वो पूछती है, जिसपे ज्योति झूठ बोल देती है कि वो जल्दबाजी के चक्कर में अंश टेबल के कॉर्नर से टकरा गया, जिसकी वजह उसे वहां चोट लग गई। नेहा ज्योति का बहाना सुनके हंसते हुए उसे बताती है कि अंश को जहां चोट लगी है वो मसाज ऑयल लेकर हल्के हाथ से वहां मसाज करेगी तो थोड़ी ही देर में अंश नॉर्मल हो जाएगा, और साथ में ये भी हिदायत दी कि दोनों आज रात कुछ न करे, जिसे सुनके ज्योति पहले ही कश्मीरी सेव बन है और नेहा हंसते हुए उसे बाय बोल के फोन रख देती है। अब नेहा ने ज्योति को दुविधा में डाल दिया था, क्योंकि अंश जिस हालत में था वो उसकी सुनके अपनी बॉडी पार्ट मालिश नहीं करने वाला। दूसरी ये कि वो अंश को छूना तो दूर, उसे वैसी हालत में देखने के बारे में सोच भी नहीं सकती। ज्योति अब अपनी उधेड़ बुन में लगी थी। तभी वो बेड पर डले अंश की तरफ देखती है, जो अन भी दर्द के चलते लंबी लंबी सांस खिंच रहा था, लेकिन उसका दर्द कम होने का नाम ही नहीं ले रहा था। थोड़ी देर तक अंश को देखने के बाद ज्योति एक गहरी सांस लेकर ड्रेसिंग के पास जाकर खड़ी हो गई और वहां से कोकोनट ऑयल उठा के अंश की तरफ बढ़ी। ज्योति धीरे धीरे अंश की तरफ बढ़ी और वही अंश अब भी अपनी आंखें मीचे अपने दोनों हाथों को अपने पैरों के बीच दबा ले लेटा था। अंश जी। ज्योति बेड के पास जाकर अंश को पुकारती है, लेकिन अंश इस वक्त उसे तो बात करने के बिल्कुल मूड में नहीं था। वो ज्योति की आवाज सुनके भी उसका कोई जवाब नहीं देता। अंश जी। ज्योति वापस अंश को आवाज देती है। अब क्या है? अंश थोड़े गुस्से में बोला। अंश की गुस्से भरी आवाज सुनके ज्योति अपना स्लाइव गटक के धीरे से उसके पास बेड पर बैठ गई और बोली, वो मैंने नेहा दी से कॉल करके आपके दर्द के बारे में बताया तो उन्होंने कहा कि आप मसाज ऑयल से हल्के हाथ से वहां मसाज कर लें तो दर्द कम हो जाएगा। ज्योति के इतना बोलते ही अंश अपनी आंखें खोल के ज्योति की तरफ देखकर बोला, वाट, तुमने इस वक्त नेहा भाभी को कॉल करके मेरे इस दर्द के बारे में बता दिया? 11। अंश के ऐसे पूछने पर ज्योति धीरे से अपना सर हाँ में हिला देती है। ज्योति के हाँ में सर हिलाने पर अंश के चेहरे पर नाराजगी वाले भाव लाते हुए बोला, पागल लड़की, दिमाग तो सही है तुम्हारा। भाभी के पास राज भैया हुआ तो कल सुबह ये बात सब में फैल जाएगी कि रात के 10 बजे तुम भाभी से किस चीज की दवा पूछ रही थी, पता है? सब हमारा कितना मजाक बनाएंगे। अंश के ऐसे गुस्से में बोलने पर ज्योति बेचारी शकल बना के बोली, अब इसमें मजाक बनाने वाली कौन सी बात हो गई? अगर चोट लगी है तो मेडिसिन पूछना भी गलत है क्या? ज्योति की ना समझी वाली बात सुनके अंश अपने एक हाथ से अपना सर पकड़ लेता है और अपनी आंखें बंद कर बोला, गोड डॉट, क्या यही एंटीक पीस लिखा था मेरी जिंदगी में? अंश के ऐसे बोलने पर अब ज्योति की शकल बन गई और वो भी थोड़े गुस्से में बोली, हाँ तो यही बात मुझे भी भगवान जी से पूछनी है, क्या आप जैसा एंटीक पीस मेरी किस्मत में लिखा था जो न मुझे पे डॉट। ज्योति अचानक बोलते बोलते चुप है। ओ प्लीज चुप हो जाओ यार, एक तो पहले ही तुम्हारी वजह से मुझे इतना दर्द हो रहा है, अब मैं सर में दर्द बर्दाश्त नहीं कर सकता। अंश जानवी से बोला।
अंश के ऐसे बोलने पर ज्योति भी अब कुछ नहीं बोली और चुप हो गई। वो अंश की तरफ कोकोनट ऑयल बढ़ा के बोली, ये लीजिए। इसका मैं क्या करूँ? जानवी के हाथ में कोकोनट ऑयल देख अंश बोला। कहा तो इसे वहाँ हल्के हाथ से मसाज कर लीजिए, आपका दर्द कम हो जाएगा। ज्योति अपना चेहरा दूसरी तरफ फेर के बोली, क्योंकि उसे अंश से ऐसे बोलने में शर्म आ रही थी। ज्योति को अपनी तरफ से चेहरा फेरते देख अंश की बोहें उठ गई और वो कुछ पल उसे घूरने के बाद कुछ नहीं बोला और वैसे ही लेटा रहा। वही ज्योति जिसे फील नहीं हुआ कि अंश ने उसके हाथ से ऑयल ले लिया है, वो अपना सर घुमा के अंश की तरफ देखती है, जो अपनी आंखें बंद किए चुपचाप लेटा था। लीजिए। ज्योति वापस अंश के सामने ऑयल बढ़ा के बोली, मुझे नहीं चाहिए और जाओ यहाँ से, मुझे थोड़ी देर अकेले रहना है। अंश अपनी आंखें बंद करते हुए बोला। अंश के ऐसे बोलने पर ज्योति उसे बहुत फोर्स करती है, लेकिन अंश उसके हाथ से ऑयल नहीं लेता। काफी देर तक अंश के साथ हार पच के ज्योति गुस्से में अंश के पास उस कोकोनट ऑयल को बेड पर ही पकड़ के रख देती है और खुद अपनी जगह उठते हुए बोली, मत लगाइए, डले रहिए। ऐसे ही दर्द में इतना बोल के ज्योति बेड से उठ के रूम में डले सोफे पर जाके बैठ गई और अपने दोनों हाथ बांधे के अंश की तरफ घूरने लगी। थोड़ी देर तक अंश, जो दर्द में अब भी बेड पर पसरा हुआ डला था, उसे गुस्से में घूरने के बाद आखिर में ज्योति उसका दर्द देखा नहीं जा रहा था। ज्योति ने एक बार कहीं पढ़ा था, किसी मेल के प्राइवेट पार्ट में चोट लगने पर उसे 1000 डेल्टो तक का दर्द होता है और कोई भी पत्नी अपने पति को ऐसे दर्द में तड़पते तो बिल्कुल नहीं देख सकती। जब ज्योति से अंश की हालत देख रहा नहीं गया, वो वापस अपनी जगह से उठ के अंश के पास बेड पर आके बैठ गई और उसके चेहरे की तरफ देखकर बेचारी शकल बना के बोली, अंश जी प्लीज लगा लीजिए, आपका दर्द कम हो जाएगा। ज्योति की बात सुन अंश कोई जवाब नहीं देता और अंश के कुछ न बोलने पर ज्योति कुछ पल अंश की बंद पलकों को देखने के बाद एक गहरी सांस छोड़ के आज का एपिसोड यहीं समाप्त होता है। इसका अगला भाग कब आएगा, ये आपके रिएक्शन पर निर्भर करता है। आप लोग अपना ओपिनियन कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपको कहानी कैसी लगी। अगले भाग के लिए बने रहें। धन्यवाद।